अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। भारतीय जंगी जुनून अरूज पर है। पुलवामा वाक़े के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के भरपूर और वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद जंगी जुनून को हवा देने में मसरूफ़ है। इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है? इसके बाद बात होगी नैब केसेस साबित कब करेगा। करप्शन के बड़े बड़े जो केसेस हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात हैं, एक के बाद एक नैब रेफरेंस है, लेकिन सबूत नहीं मिल पाते जी, मुलज़िम बरी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नैब अपने ही केसेस को साबित करने में नाकाम क्यों है? और आखिर में बात होगी हुकूमत के खिलाफ तहरीक, लेकिन कब? स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी वाज़े और नून लीग गैर वाज़े मूड में है, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर लग रहा है कि तहरीक चलाने के इन ऐलानात से बिल्कुल बेफिक्र है। वो कह रहे हैं जी कि फ्यूज़ उड़ा हुआ है इन तमाम तहरीक का। आगाज़ करेंगे सबसे पहले आपकी टॉप स्टोरी का। पुलवामा वाक़े के बाद मोदी सरकार ने एक जानिब सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो धमकियाँ दी थी, ऑफकोर्स एक सियासी बयान उसको लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की भी भरपूर कोशिश कर रखी है, लेकिन इस कोशिश को दुनिया में कहीं से भी फिलहाल उस तरह की हिमायत मिल नहीं रही है जिस तरह की भारत चाहता था। इसके बाद पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत ने भी एक बड़ा मजबूत पैगाम दिया है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं जी कि मोदी साहब जब में हुआ करते थे और इस तरह के वाक़यात होते थे, तो फिर उस वक्त उनका रद्द-ए-अमल क्या होता था? वो किसको ब्लेम करते थे? वो क्या कहते थे कि किसका कसूर है, कंट्रोल किसके हाथ में है अगर ऐसे वाक़यात हों? आपको सुनवाते हैं। आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है और सीमा संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। और किस्मत देखिए कि आज दिल्ली की सल्तनत मोदी साहब के हाथ में है और यही सवालात उनसे इर्द गिर्द उनके अवाम भी पूछ रहे हैं, सियासी मुखालिफिन भी पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं है कि बॉर्डर किसके कंट्रोल में है। ये जो तमाम पैसा है जिनकी जो एलिजिडली कहते हैं कि मदद बाहर से आती है, ये पैसा और ये सारा सिस्टम इंडिया के अपने कंट्रोल में है, ये पैसा कैसे इसके अंदर आ रहा है? तो ये तमाम सवालात के मोदी सरकार साहब के पास खुद जवाब नहीं है, लेकिन बहरहाल जो जवाब वो दे रहे हैं वो आजकल ज़रा वो भी सुन लें। संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देने। अब मोदी साहब ये तमाम सवालात अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से नहीं पूछ रहे, अपने वहाँ पर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के जिम्मेदारान हैं उनसे नहीं पूछ रहे कि मदद कैसे पहुँची, अगर बाहर से आई है, ये असलहा कैसे पहुँचा, अगर यहाँ बाहर से आया गया है, अगर ये बाहर सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया गया है तो हमारे मुल्क की सरहदें तो आपके कंट्रोल में है, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ कैसे पूछी, ये सवाल नहीं पूछ रहे मोदी सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर है अपने अवाम से। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ा एक वाज़े रिस्पॉन्स है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, हमारी जो मुसल्लह अफवाज उनकी तरफ से भी। हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पांस गया, इसी तरीके से मिलिट्री रिस्पांस भी डिफरेंट होगा। हम गुजरे हुए कल की फ़ौज नहीं, हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दिफा किया है। अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पांस भी आपके लिए।
اب بات کچھ یوں ہے کہ اگر 1.25 ارب کے قریب ایک خطے کی آبادی ہو اور وہاں پر ٹینشن اس حد تک پہنچ چکی ہو تو تمام دنیا اس سے افیکٹ ہوتی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے معاملے پر آج انہوں نے جو بات کی ان کا کہنا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. Going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. Right now, there's a lot of problems between India and Pakistan because of what just happened in Kashmir, and we would like to see it stop. A lot of people were just killed. اور صورتحال یہ ہے کہ اپیرنٹلی بھارت جو ہے کچھ جنگ کی طرف ورگلا رہا ہے اپنی عوام کو، جس میں ان کا میڈیا ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج دکانداروں کو اناج تیزی سے فروخت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میڈیکل کالجز میں چھٹیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں. ریٹائرڈ فوجی اور ان کا میڈیا اس تمام پروپیگنڈے میں ان کے ساتھ شامل ہے. بہرحال سفارتی ذرائع سے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو اس موقع پر استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنے تمام سفارتی محاذ کے اوپر جو اپنے ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں ٹیمپریچر کو نیچے لایا جا سکے. بہرحال ہم نے جو بھارت سے ثبوت مانگے تھے وہ ابھی تک ہمیں ملے نہیں ہیں. سو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے نیب کیس بھی، بیکاز ابھی یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے. اپنے مہمانوں کا میں یہاں پر آپ سے تعارف کرا دوں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عاجز دھامڑا صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ملک محمد احمد خان، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ملکہ بخاری صاحبہ ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. راجہ عامر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے کہ آج نیب کے جو ڈیسیجن آیا ہے خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اگر اتنا زیادہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس جیسے بتایا گیا تھا تو پھر یہ پروف کر کیوں نہیں پائی نیب عدالت کے اندر. لیکن سب سے پہلے آف کورس ہم یہ جو بھارت میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آف کورس دنیا جس طرح سے دیکھ رہی ہے اس پورے خطے کے اوپر، یہ تشویش جتنی ہمیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ملکہ اتنی بھارت کو ہے کہ کتنے لوگوں کا فیوچر سٹیک پہ ہے؟ 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اگر ایسے لڑتے رہیں گے اور چھوٹی اس طرح کی باتوں کے اوپر بالکل سٹرائکس کی بات کرنا شروع کر دیں گے تو کتنا پینک ہوگا جو اس وقت ان کی کشمیر میں ہے؟ جی دیکھیں، تھینک یو ماریہ. دیکھیں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی عوام نے اس سارے پلوامہ انسیڈنٹ کے اوپر ایک بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی عوام، پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں پیس ان دا ریجن کو. وی سپورٹ دا پیس پروسیس، اور اسی طرح ہمارے بیانات بھی بہت رسپانسبل رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، انہوں نے اس اسپیچ کے اندر کہا کہ وار اسٹارٹ کرنا بہت آسان ہے پر اس کو ختم کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. سو ہم اس پوری سچویشن کے اوپر ایک بڑا رسپانسبل طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے تو اس کی طرف دونوں جو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز ہیں، دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، اس کے اوپر ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن دا پیس پروسیس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی ساورنٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں. بٹ آئی تھنک انڈیا کی طرف سے بہت ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈسپلے ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از سارٹ آف موٹیویٹڈ بائی دا انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس. مودی صاحب جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، وہ ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں، وار مانگرنگ کر رہے ہیں، اینڈ ہی از پلئنگ دا پالیٹکس آف فیئر. اینڈ آئی تھنک دیٹ انڈرمائنز دا انٹائر پیس ان دا ریجن، اینڈ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اینڈ آئی تھنک پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشنز نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کیا، میں پڑھ رہی تھی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو انڈین آرمی چیف کو ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ کی پیس کی ویژن کو فالو کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ اینیمیٹی ود انڈیا، وی وانٹ پیس ان دا ریجن، وی وانٹ پاکستان ٹو گرو. اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ دا ٹائم. اس ڈے اینڈ ایج کے اندر ہمیں وار کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیس پروسیس. ایبسولوٹلی. جیسے ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے، آف کورس ہر جماعت اکراس دا بورڈ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا بیان ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دامڑ صاحب اسمبلی کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، ہمیں وہاں سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا، بیکاز انڈیا نے ایک کنسنسس کر کے دوسرے تیسرے دن ہی اپنی تمام جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ ملا کر ایک بڑی اسٹرانگ پارلیمنٹ سے اپنی ایک قرارداد موو کروائی تھی. اس کے علاوہ آل پارٹیز کا میرے خیال ہے وہاں پر کوئی اعلامیہ بھی تھا غالباً. وہ ہم لوگ اس طرح سے کوئی اسٹرانگ وہ دے کیوں نہیں پا رہے میسج؟ آف کورس ایک سمبلزم کی بات ہوتی ہے ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے اس بات پہ تو اتفاق کرتا ہوں کہ ایک جوائنٹ ریزولوشن
बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि उसमें सीरियसली अब इस इशू पे मैं ज़ारिया पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं चाहता। ये रिस्पांसिबिलिटी इक्वल सबके ऊपर है कि वो दे, मगर इसका ये कतन मकसद नहीं है कि बहसियत नेशन कोई हम गाफिल हैं या हम सोए हुए हैं। हम अपने उन तमाम सिपाहियों के साथ खड़े हैं एक कौम के तौर पर। मेरे ख्याल में कि ये मोदी सरकार की जो एक शातिराना एक जहनियत है कि वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इसको एक बार फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात की जो कत्लेआम था उसके बाद वो हुकूमत में अनफॉर्चुनेट, ये एक अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा कि मोदी हुकूमत में आ गए, मगर उसकी शातराना ज़हनियत जो है एक बार फिर वो माजी की तरह इलेक्शन कैंपेन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। मगर इस बार वो कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और उसको रेजिस्ट का सामना करना पड़ रहा है उन संजीदा शहरियों से, क्योंकि दोनों साइड पे अगर जंग छिड़ी और कत्ल हुआ तो इंसानियत का कत्ल होगा। पाकिस्तान पहल नहीं कर रहा, पाकिस्तान जवाब देने के लिए कुव्वत रखता है और पूरी कौम अपने सिपाहियों के साथ है। इंडिया के अंदर जो है वो कंफ्यूजिंग पाई जाती है और मुझे नहीं लगता कि पूरी कौम जो इंडिया है अवाम वो मोदी की इस चातराना ज़हनियत और सियासत के साथ। और आयरॉनिक बात यह है कि कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हरास किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है रेस्ट हाउसेस के अंदर से, होटल्स के अंदर से, उन लोगों को जो है बाकायदा मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जिस पे मोदी साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा और उसने कहा कि जो कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो हुकूमत इंश्योर करे। अब आई डोंट नो इसको ये कैसे, अगर अदालत ये हुक्म देती है तो उसको निचले लेवल पे इंश्योर कैसे करेंगे, बिकॉज ये तो एक तो बड़ा ये ह्यूमन टू ह्यूमन मामला होता है, हर जगह तो कानून को इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस कानून इस फैसले की हैसियत क्या होगी? क्या मारिया, मुझे एक भारत के अपने शायर हैं, उनका एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने इसी सिचुएशन के बारे में कहा कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो ये जब भी भारत में चुनाव की और इलेक्शंस की वक्त आता है तो वहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल किस्म की ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अब जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में दो चीज़ें आई हैं, एक और भी आई है कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल गालबन 35 है, 35A, जिसमें ये है 35A, जिसमें ये है कि जी कश्मीर में जो इनहैबिटेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन है और सिर्फ कश्मीरी होगा कौन, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि अगर भारत इस हद तक जा रहा है कि अपने आइन में तब्दीली करना चाहता है और कश्मीर में मुख्तलिफ भारत के इलाकों से लोगों को ला के बसाना चाहता है, तो ये इंटरनेशनल फोरा पे ये चीज़ें तमाम उसके अगेंस्ट जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे जो ब्रूटल किलिंग्स हो रही हैं, पैलेट गन्स के जो तमाम तस्वीर दुनिया में जा रही हैं, तो वो इंटरनेशनली तो एक फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन उसको जो मैं बज़ाहिर समझ रहा हूँ कि शायद इंडिया के अंदर भी जो अपना पढ़ा लिखा तबका है, बहुत से आर्टिकल्स मैंने पढ़े जो कि वॉर के अगेंस्ट हैं और भारत की जो सरकार है उससे समझाया जा रहा है कि आप इस हद तक ना जाएं। जो सबसे खुशाइंद बात है कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक चीज़ आई कि यहाँ पे तमाम यहाँ की सुप्रीम कोर्ट्स हो, यहाँ के बाकी अदारे एक पेज पे जो नजर आए। और नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट चीज़ की आपने शुरू में निशानदही की, वो ये थी कि हमारी जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, हमें एक मैसेज जल्द से पहले देना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि ऑन नेशनल इश्यूज, ऑन नेशनल कॉज, पाकिस्तान चाहे कोई भी जमात है पाकिस्तान में, वो अप फ्रंट है और वो सबसे पहले अपनी फौज और अपने मुल्क के एब्सोल्युटली एक रेजोल्यूशन जाती तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। बहरहाल यहाँ ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जो नैब के केसेस, खास तौर पे हम शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने, आपको बताएंगे भी उस फैसले में कहा गया, ये भी बताएंगे इल्जामात क्या लगे थे और अब फैसला जो आया है उसमें किस तरह क्लीन चिट दी गई है। नैब क्या अपना काम नहीं कर रहा या केस था ही कमजोर और उसको हाइप अप ज्यादा किया गया था? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स ये तमाम जमातें इससे एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट होंगी, क्योंकि सबको ही नैब से कहीं ना कहीं शिकायत है। प्रोग्राम के अगले से में इसमें बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बनाए गए केसेस हैं, आशियाना इकबाल हाउसिंग और रमज़ान शुगर मिल, ये जो रेफरेंस था, इस पे बड़े बड़े दावे किए गए, ये केसेस बनाए गए थे, कहा गया था कि जी ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कहते रहे। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया।
नैब लाहौर हाई कोर्ट पे साबित नहीं कर सकी। बज़ाहिर जो फैसला सामने आया इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जमानत भी करवा ली। सवाल है कि क्या अपोजिशन सही कह रही थी कि क्या ये कार्रवाइयाँ सियासी हैं, इंतकामी हैं, या ये समझा जाए कि नैब बड़े लोगों पर हाथ डालने में नाकाम इसलिए क्योंकि प्रूव नहीं कर पाते अपना केस, और अच्छा बना बनाया केस भी जो है इसको बिगाड़ देते हैं। आपको पहले बता दें कि आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल केसेस में मोटे मोटे इल्ज़ामात थे क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो रमज़ान शुगर मिल केस के अंदर जो था, शहबाज शरीफ साहब ने जो वज़ीर आला की हैसियत से, आशियाना इकबाल केस में अगर पहले हम बात कर लें, नैब के शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो ये थे कि वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने इस प्रोजेक्ट में PLDC से इसको LDA को मुंतकिल किया और LDA से दोबारा PLDC में इसको मुंतकिल करके जो गैर कानूनी अहकामात देने के लिए वो मुर्तकब हुए थे। और शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट को पैरागॉन को मुंतकिल करने का हुक्म दिया और फिर गैर कानूनी अहकामात के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में रख दिया था। और शहबाज शरीफ साहब गैर कानूनी तौर पर बोर्ड के मामलात भी चला रहे थे और कानून को बाईपास कर रहे थे। 2013 में लतीफ़ सन्स के साथ मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मनसूख भी किया था और ये पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी इसमें की गई थी। और शहबाज शरीफ साहब के इस इक़दाम से फिर कौमी ख़जाने को एक भारी नुकसान पड़ा था और ये गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी एक केस था। ये पूरा जो आशियाना केस, इसमें इल्ज़ामात लगाए गए थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। रमज़ान शुगर केस जो था उसमें इल्ज़ामात क्या थे कि शहबाज शरीफ साहब के ये ज़ाती रमज़ान शुगर मिल है, इससे आलूदा पानी की निकासी के लिए 25 किलोमीटर तवील पुख्ता नाला तामीर किया गया है और सरकारी रिकॉर्ड में नाले की तामीर का मकसद अतराफ के देहात के गंदे पानी का निकास ज़ाहिर किया गया था। और अमली तौर पर ये नाला रमज़ान शुगर मिल्स के आलूदा पानी को सेम नहर में डालने के लिए बनाया गया था और इसमें जो 60 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ये गैर कानूनी तौर पर अहकामात शहबाज शरीफ साहब ने खुद जारी किए थे। और इन दोनों केसेस पर 14 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले उनको जमानत पर रिहा किया और जो तफसीली फैसला आया उसके मुताबिक नैब की जानिब से पेश करदा तस्वीर से इख्तियार नाजायज़ इस्तेमाल साबित नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ पर चौधरी अब्दुल लतीफ़ एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मनसूख ही नहीं हुआ था बल्कि फ़रीक़ैन की रजामंदी से तहरीरी मुआहिदा कर लिया गया था और मनसूबे की मुंतकिली का मकसद इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए अमल कराना था और बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ को मनसूबा एक महकमे से दूसरे महकमे को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार था। और आशियाना हाउसिंग स्कीम के 61,000 मुतासरीन में से किसी एक ने भी नैब के सामने बयान नहीं दिया था। इस केस में किसी भी शख्स से किसी भी प्लॉट की मद में कोई रकम वसूल नहीं की गई, इसलिए केस में कोई मुतासर भी नहीं हुआ था। दरख्वास्त फॉर्म के एक नाकाबिले वापसी 1,000 रुपये सरकारी ख़जाने में जमा किए गए थे। तो जनाब ये इस फैसले की चीदा निकात है। इस नाले के अलावा किसी मनसूबे पर नैब ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। जी राजा साहब, ये आपके सामने तमाम मामलात हैं। ये फैसला जो है, पहले मुझे बताइए कि ये जो इनकॉम्पिटेंस साबित नहीं कर पाया नैब, ये नहीं साबित कर पाया कि बदनीयती थी इस मामले के अंदर, तो केस कमज़ोर था या प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी? ये वही सवालिया निशान नैब की परफॉर्मेंस पे है जो हम अक्सर आपके प्रोग्राम्स में, दीगर प्रोग्राम्स में ये बात हो चुकी है कि नैब जो इन्वेस्टिगेशन करता है, नैब जो प्रोसिक्यूशन करता है, इन दोनों मराहिल में वो बहुत से झोल लेकुनस छोड़ते हैं। आपके इल्म में है कि जनाब अगर आपसे इनसे ये पूछा जा रहा था कि वो नाला पंजाब के दीगर देहात को भी फैसिलिटेट करता था तो ये बताते कि पंजाब में तो है ही देहात, ज़रा बताइए कि कितने और देहातों में इस किस्म के पुख्ता नाले वहाँ के सीवरेज के पानी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब वहाँ पे ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो यहाँ पे उनकी प्रोसिक्यूशन में चाहे वो दानिस्ता है या गैर दानिस्ता है, ये कोताहियाँ नज़र आती हैं। क्योंकि आप देखिए 2 किस्म की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। एक इन्वेस्टिगेशंस वो होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट कराती है JIT के ज़रिए, उसकी यही वजह है कि उन्हें नैब की तफ्तीश पे और नैब की प्रोसिक्यूशन पे बिल्कुल उन्हें एक शक है, उन्हें उम्मीद है कि ये उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि चाहे मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे पनामा के केसेस हो, वहाँ जो JIT ने तफ्तीश की 10 वॉल्यूम्स में तमाम तर रिकॉर्ड और चीज़ें ले आए। लेकिन नैब जो भी तफ्तीश कर रहा है, अल्टीमेट उसका रिजल्ट यही होता है कि अगर आपके सामने ये शवाहिद नहीं थे तो चेयरमैन नैब ने क्यों इस मुल्क की जो दूसरी बड़ी पार्टी है, उसके जो सदर हैं, इस मुल्क की अपोजिशन के जो लीडर हैं, उनके अरेस्ट वारंट्स निकाले? कौन से वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि जिसको देख के आपको यकीन हो चला था कि हम अदालत में जाके सक्सीड कर जाएंगे, हम जाके इनकी कन्विक्शन को यकीनी बनाएंगे? क्योंकि जब आपको कन्विक्शन नजर आ रही होती है, मजबूत केस नजर आता है, तब आप जाके इतनी बड़ी शख्सियात पे जाके अरेस्ट करते हैं या हाथ डालते हैं। दिस शोज
کہ نیب شروع میں تو کر لیتا ہے, چاہے ابھی آغا سراج درانی کا, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا ان کے خلاف بھی مٹیریل لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو ایسٹس کے کیس ہیں یہ میاں شہباز شریف کے بھی ہیں, یہ ایسٹس کے کیس جو ان سے ہیں اور دیگر اشخاص ہیں ان پہ بھی ہیں, لیکن وہاں ہمیں نہ اریسٹ نظر آتے ہیں, نہ ہمیں گھروں میں اس طرح جا کے ریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ماریا, آئی ٹوٹلی بلیو کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نیب کی پرفارمنس پہ نظر آ رہا ہے, چاہے وہ پیناما کے کیس میں ان کی پرفارمنس ہو, چاہے شہباز شریف اور فواد حسن فواد, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی اس ملک کا وہ بیوروکریسی کا ڈان ہے اور گاڈ فادر ہے, اس کو 8-9 مہینے رکھنے کے بعد بھی ضمانت مل جاتی ہے اسی کیس میں. تو اگر یہ پروو نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیوں اتنے بیک ٹو بیک ٹی وی پہ پروگرامز کرتے ہیں اتنا لوگوں کے ساتھ؟ یہی وہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بلا کے چیف جسٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کی پگڑیاں تو آپ اچھالتے ہیں, لیکن جب آپ کے ایویڈنس اور پروسیکیوشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق ریلیف دیں, کیونکہ وہ کیسز کمزور ہوتے ہیں. جی ملیکہ صاحبہ, چونکہ آپ دس شوز کے انکمپٹنس ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کمپلیٹ کر لیں اپنا جملہ پھر میں آگے بڑھوں. دس شوز کہ جی نیب کی نہ صرف انکمپیٹنس ہے, نیب کا پورا ریسٹرکچرنگ, اور ایک چیز بڑی اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ نیب کے جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایسا شخص جس کو دونوں اس ملک کی میجر پولیٹیکل پارٹیز, لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لے کے آتے ہیں اور پھر انہی کی انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, تو یہاں پہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی کا تصور جو ان سے ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا نقطہ نظر آ گیا. ملک محمد احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر, اب آج تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آف کورس بڑے انصاف کے ساتھ آپ کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں, اور اب تو آپ کو عدالتوں سے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اب وہ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. 1 سال میں 1-1.5 سال میں بڑا ٹرینڈ بدلا ہے ویسے. دیکھیے شکریہ ماریا. میں اس بات پر جو آپ کا سوال تھا کہ جو کیسز تھے وہ کیسز, فار ایگزامپل آشیانہ کیس میں ایلیگیشن یہ تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی, تو یہ پروو ہوا کیونکہ یہ تو بڑی بیسک سی بات تھی جس کی بنیاد پر ان کی بیل ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی, کہ کیا انہوں نے کہیں سے پروسیجر سے ڈیویٹ کیا ہے اور کہیں مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, تو وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی 2 بنیادوں پر. نمبر 1 ایک تو یہ کہ جو یہ فیصلہ تھا کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائے گا تو اس پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ تھا, اور جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی تھی وہ طارق باجوہ کمیٹی کی انکوائری, جس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ جو اس کا بڈنگ پروسیس تھا, بڈنگ پروسیس میں کہیں پر کچھ پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے یہ ضرور کہا کہ یہ پروسیجرز اگر فالو نہیں کیے گئے تو اس کے اوپر انکوائری کمیٹی خود فیصلہ کرے اور دیکھے اور ڈگ اپون کرے. اور جب انہوں نے ڈگ اپون کیا تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ تھا, قطعی طور پر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں تھا. اور آشیانہ کیس میں کہیں یہ ایلیگیشن کرپشن کی, کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ یا کوئی لینڈ کسی کو دینے کی, یہ نیب کا کیس بھی نہیں تھا, یہ کیس صرف مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تھا. اور جہاں تک رمضان شوگر ملز کے کیس کی آپ نے بات کی کہ وہ جو وہ سلیج کیریئر بنایا, وہ جو ڈرین بنی, اس گندے نالے کے اندر پانی جو جاتا ہے, تو وہاں پہ ایک دوراٹا ولیج ہے, ایک بڑی آبادی ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ملحقہ کم از کم اس جتنی بھی سٹرپ کے اوپر وہ بنی ہے اس میں صرف یہ دکھایا گیا کہ روڈ کی اس سائیڈ پر, جس سائیڈ پر آبادیاں تھی, اتفاق یہ ہے کہ اسی سائیڈ پر رمضان شوگر ملز بھی ہیں, تو یہ ایزیوم کر لیا گیا کہ یہ اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. تو جب کورٹ کے اندر یہ بات گئی تو پھر یہ اسٹیبلش ہوا کہ نمبر 1 مل کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ سلیج جو انہوں نے وہاں سے نکالنا ہے, اس کے لیے تو ان کے اپنے پونڈز اویلیبل تھے 82 کینالز کے, اور وہ پونڈز کے اندر اپنا سلیج ڈال رہی تھی, اور نہ ہی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو سیم نالے کے اندر پھینکا جائے. تو وائی دے وڈ گو فار دیٹ نالا, وہ کیوں بنوائیں گے؟ اور وہ جو آبادیاں جن کا پانی اس کے اندر سے جا رہا تھا, اس آبادی کی ایک دیہات نہیں ہے, کوئی 15-16 کے قریب دیہات ہیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ایلیگیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک کرو دیا گیا. تو بعد میں پتا چلا کہ جو وہاں پہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اس کا فلو آف واٹر, کیونکہ یہ ڈاؤن سٹریم جانا ہے, نالے کی طرف جانا ہے, یہ آن دا لیفٹ سائڈ آف دا روڈ گوئنگ فرام لاہور نارتھ سائڈ سے جاتے ہوئے اسی طرف بن سکتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ثابت ہوا. میں صرف اتنا عرض کر لوں کہ یہ بیس لیس کیسز تھے. اب اگر آپ نیب کی ایک بڑی کمپٹنٹ ٹیم, ہمارے خیال میں اگر آپ کسی کو بھی وہاں کھڑا کر دیں, آپ راجہ عامر عباس صاحب کو وہ ججمنٹ دے دیں کہ وہ پوری پڑھ لیں, اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر لیں کہ نیب کے لوگ ایک بیس لیس کیس کو
कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? हम समझते हैं कि गलत किया गया, ये सवाल मैं लेके जाना चाहती हूँ मलिका ये बुखारी साहिबा की तरफ, इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स जो नैब के अंदर प्रपोज अमेंडमेंट्स होंगी, जो भी होगी, उनको को ऑथर करने में मलिका आपने भी ऑफ कोर्स फरोग नसीम साहब के साथ साथ जो है एक इसमें रोल है आपका। सो बहरहाल अब ये तय हुआ कि इस तरह की जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हैं मलिका साहिबा, फिर उनका फ्यूचर में दिफा करना आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली यही सारा नैरेटिव अपोजिशन ले रही थी कि जी जब तक कुछ प्रूव नहीं होता गिरफ्तार करना जो है वो गलत है। ये मुतालबा करना कि फिर उस ओहदे से पब्लिक अकाउंट कमीशन के जो कमेटी के जो चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफा देना गलत है। तो ये तो बड़ा धचका पहुंचेगा आपके उस नैरेटिव को इससे। जी देखिए मारिया, हमने कभी भी पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम नैब के स्पोक्स पर्सन हैं या नैब जो एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। वी ऑल नो दैट नैब एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट इदारा है जिसके पास अपना स्टैट्यूट है, अपने पावर्स वो वहाँ से डिराइव करते हैं, उसके थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल करते हैं। जहाँ तक बात है जो वर्डिक्ट है लाहौर हाई कोर्ट का ऑन द बेल पिटिशंस ऑफ शहबाज शरीफ साहब, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आई हैं एंड जैसे राजा साहब ने बताया ऑब्जर्वेशंस आर नॉट गुड फॉर नैब एंड नैब की परफॉर्मेंस के लिए वो ऑब्जर्वेशंस ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। मैंने पूरा डिटेल्ड वर्डिक्ट नहीं पढ़ा, बट इट डज अपेयर कि नैब के अंदर कोई इन्वेस्टिगेटिव या कोई प्रोसिक्यूटरल डेफिशिएंसीज हैं एज अ इदारा जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर फेलिंग टू जस्ट प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश अ गुड केस। एंड वी ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हुई है, वी ऑल नो कि पाकिस्तान की वेल्थ को प्लंडर किया गया है, वी ऑल नो पंजाब का क्या हाल छोड़ के गए हैं प्रीवियस हुक्मरान। 25 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल अक्रॉस द कंट्री, हॉस्पिटल्स जो फंक्शन नहीं करते, मदर एंड बेबी यूनिट्स जो फंक्शन नहीं करते, यू नो बेसिक लोगों को प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर और एनी अदर फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन इसको प्रूव करना और ये जानने में फर्क है, और यही फर्क जो है यहाँ पे आपको आकर यहाँ पर हिट कर रहा है, बिकॉज ये तमाम मामला था बड़े चले आप उसको नैब को डिफेंड नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल इन एलिगेशंस को आप बिल्कुल जरूर आगे कहते थे कि बिल्कुल ठीक एलिगेशंस है, वो प्रूव नहीं हो पाए। तो ये दोनों बड़े अलग मामला हैं। मारिया, हमारा मौक़िफ़ तो अभी भी वही है, आवर स्टैंस इज नॉट चेंज्ड। हम फंडामेंटली बिलीव करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के अंदर करप्शन हुई है और पाकिस्तान की जो वेल्थ है वो प्लंडर हुई है और मिसयूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी भी हुआ है। हम अपने स्टैंस से मूव नहीं किए और हमने कभी नैब को नहीं कहा कि ये वो केसेस बनाएं। नैब ने ऑन द एविडेंस अवेलेबल इंक्वायरी कंडक्ट की, इन्वेस्टिगेशन की और फिर रेफरेंसेस फाइल की। हमारा स्टैंस तो क्लियर है। पीटीआई केम into power with the anti-corruption manifesto. We came into power with a commitment to the people of Pakistan कि पाकिस्तान का जिस इंसान ने पैसा लूटा है उसको पनिश होना चाहिए। लेकिन रेटरिक और अदालतों में प्रूव करना जरा मुख्तलिफ बात हो गई ना। ये तो सियासी बयान देना और बात है, लेकिन उसको फिर अदालत में प्रूव करना जो है वो एक अलग बात होती है। दामरा साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब इस मामले में नैब से तो कोई भी खुश नहीं है। इवन गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, खान साहब ने भी ट्वीट कर दी कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीक़ेकार से प्रोफेसर थे वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर एटलीस्ट ये चीज़ ओपन टू डिबेट है कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स करनी है ये मौका है, ये वक्त है। शायद इस अगर वक्त पे इसको इशू को उठाया जाए तो ये मुमकिन भी होगा। देखिए मारिया, मुझे तो ये लगता है जब टॉक शो में पीटीआई बैठती है तो वो ये कहती है कि जी हम नैब के कोई तर्जुमान नहीं है और हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जब प्राइम मिनिस्टर को आप सुनते हैं तो वो बोलते हैं जी हम एहतसाब एक कार्ड है पीटीआई के पास, वो उस पर खेलते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। अब जब आप टॉक शो में आपका ये बयानिया तस्लीम किया जाए कि आप एहतसाब नहीं कर रहे हैं, एहतसाब के इदारे कर रहे हैं, माना कि नेब कर रही है और नेब आपके उसमें नहीं है डोमेन में, तो आप जो एहतसाब का जो बार बार ये जिक्र करते हैं, आपकी क्या जस्टिफिकेशन है फिर एहतसाब के हवाले से कि कौन एहतसाब करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमसे कोई एनआरओ भी मांग रहा है, आप एहतसाब भी नहीं कर रहे हैं, फिर आपसे कोई एनआरओ भी मांग रहा है। तो मुझे तो एक ये समझ में नहीं आती। और दूसरी अभी जो बात आपने कोर्ट की, एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी पे प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, वो खुश नहीं है नैब से और ट्वीट कर देते हैं। अपोजिशन की कोई गिरफ्तारी होती है तो ठपकी लगा देते हैं, जी जनाब हम एहतसाब कर रहे हैं। तो हमें जो पहले बताया जाए कि आपकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है नैब के हवाले से। और दूसरी बात कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है स्पीकर सिंध असेंबली की, देखें आगा सराज दुरानी एक फर्द है, उसकी गिरफ्तारी अपनी जगह पे,
मगर एक शख्स, उसकी टीम सिंध से ताल्लुक रखती है, वो गिरफ्तार करती है जिस शख्स जो आपको रिक्वायर्ड था वो गिरफ्तार हो गया। अब उसकी गिरफ्तारी इसलिए हुई कि 2 घंटे के अंदर उसके घर को हिरासमेंट करके खवातीन को 9 घंटे आप घर की लॉन में बिठा देते हैं और उन खवातीन को सिगरेट के धुआं उसके मुंह में मारा जाता है। मतलब नैब अपना असल काम छोड़ के किसी दूसरे काम में लग गया। इससे ये बात साबित होती है कि आगा साहब को जिस केस में आपने गिरफ्तार किया वो एविडेंस नहीं थे, आपको काउंटर गिरफ्तारी करनी थी, क्योंकि आपने पंजाब में एक हुकूमती सीनियर वजीर की गिरफ्तारी कर ली, इसलिए आपके ऊपर प्रेशर था, आपने सिंध से गिरफ्तारी करनी थी। मगर गिरफ्तारी के बाद उन घर के खवातीन ने क्या कसूर किया? मारिया, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत से ये बात बताता हूँ कि ये घरों में फैमिली को हिरासमेंट करने की बात है। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि पास क्यों जा रही है? हाँ, राजा साहब, ये क्या तरीकेकार है सर? क्या ऐसे तहकीकात होती है? मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं फैक्चुअली बात करूँ, मुझे थोड़ी सी पॉलिटिकल एग्जैजरेशन भी लग रही है, क्योंकि मामला इतना सियासी है कि दोनों तरफ से जो है इस बात को सियासी तौर पे कई गुना बढ़ के भी शायद बताया जा रहा है। सियासी नहीं है, अखलाकी है मारिया। अखलाकी से मुझे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस तरह की नॉर्मल प्रैक्टिस? आगा साहब ने मारिया एक मिनट, आगा साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने चेयर करते हुए कहा कि अगर मैं अपनी खवातीन से बदसलूकी के वाकया सुनाऊं तो तमाम मेंबरान रो पड़ेंगे। ठीक है, देखें, उससे जबरदस्ती साइन ली जाती है, मुशीरनामा होता है जो ऑन ग्राउंड दिखाया जाता है, वो मुशीरनामा नहीं दिखाया गया। अब क्या गारंटी है कि खवातीन से आपने जबरदस्ती जो साइन लिए वो आप गलत इल्जाम थोप दे आगा साहब पे? चले ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर हम बात करें, क्योंकि ये तरीकाकार क्या होता है जी, अगर कभी नैब में गिरफ्तारी करनी हो कि बाकायदा बताया जाता है कि शायद खवातीन की टीम भी साथ जाती है। अब अगर ये सिगरेट के धुआं ये वाली बात जो है, ये इट्स हाइट ऑफ समथिंग, अगर ऐसा हुआ है, बज़ाहिर क्या ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कोई तरीकाकार है या आई डोंट नो, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। राजा आमिर बात साहब, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, तरीकाकार जो गिरफ्तारी का होता है, जैसे पीपल्स पार्टी इस बात पे गिला कर रही है कि जी घर में घुस गए, उनको मिलने नहीं दिया, लोगों को हब से भेजा का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जिस तरह से तरीक़ेकार वो बता रहे हैं कि जी बदतमीज़ी की गई। जब कोई ऐसे घर पे जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या ख्याल किया जाता है कि वहाँ पर भी सबूत मौजूद होंगे? फिर वहाँ जो घर की खवातीन के साथ डील करने का क्या तरीका क्या है? कोई रूल बुक है, कोई डेकोरम है? जी मारिया, सबसे पहले तो जो नैब का तरीक़ाकार है या जो रेड है, वो घरों में कानून के मुताबिक उसकी इजाज़त है, और जो कानूनी तरीक़ाकार है वो ये है जो नैब फॉलो करती है कि नैब सबसे पहले सर्च वारंट्स लेती है मुतलका जोन से भी मजिस्ट्रेट हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं या जो भी हैं, फिर साथ उनके फॉलो करता है वो मजिस्ट्रेट, डीसी, एसी जो भी है, और उसके साथ जो फीमेल अहलकार होती हैं पुलिस की और नैब की, वो भी लाजमन मौजूद होती हैं। अब ये जो रेड की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? रेड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जहाँ पे एसेट्स की केस होते हैं ज़्यादातर, तो ये ख्याल किया जाता है कि इनके घर में क्या गाड़ियां खड़ी हैं, कौन से इनके घर में, आपको याद होगा वो बशीर असानी के घर से अरबों रुपए निकले थे, इसी तरीके से एक और शख्स के घर से अरबों रुपए निकल आए थे। तो ये वो इश्यूज होते हैं कि इनके घर पे रेड किया जाता है। अब रेड करने की जो वजूहात है, अगर घर में खवातीन हैं तो नॉर्मली उनको एक साइड पे किसी एक कमरे में बिठा दिया जाता है, और इस केस में अगर ये है कि जी खवातीन घर की जो सी हैं उनके नाम पे भी अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उनसे वहां पे वो कोई बयान वगैरह ले सकते हैं, और जो रिकवरी मेमोस जो चीजें इकट्ठी की जाती हैं उस पे नैब वाले खुद भी दस्तखत करते हैं और उनसे भी। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये अगर आप किसी स्पीकर या किसी बड़े सियासतदान के घर पे रेड करते हैं, तो हमने ये देखा है कि सिंध में तो हमें नजर आए ये रेड्स, लेकिन पंजाब में भी बहुत से लोगों के जो सियासतदान हैं उन पे एसेट्स के केस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रेड नजर नहीं आती। तो ये फिर दोबारा से वही क्वेश्चन मार्क है दोहरा मयार देख रहे हैं के लिए, और आपने रखा हुआ है मयार के जब सिंध आप जाते हैं आप रेड भी करते हैं, डॉक्टर आसिम को भी हमें याद है, लेकिन पंजाब में जब सियासतदान होते हैं, मियां साहब के अपने ऊपर एसेट्स के ही केस थे, लेकिन हमने कभी नैब को जाती उम्रा की तरफ जाते हुए नहीं देखा। जी दामरा साहब, ये अगर बात करें मॉरली तो फिर हाँ, ये दोहरे मयार वाली बात पे मैं एग्री करूंगी, लेकिन कानूनी तरीका तो यही इख्तियार किया गया जो वहाँ पर स्पीकर साहब के घर जाके, जो अभी आपके सामने बताया है राजा साहब ने कि जी ये तरीका कार होता है, और अगर खवातीन हो तो उनसे तफ्तीश की जा सकती है, घर में एसेट्स का जायजा लिया जा सकता है, तो कानूनी तौर पे कुछ गलत नहीं हुआ है वहाँ पे।
دیکھیں ہمارے ایشو یہ ہے کہ 9 گھنٹے تک یا 7 گھنٹے تک میرے خیال میں اگر آپ کی ایکسپرٹی ہے اس انویسٹیگیشن ٹیم کی تو 5 گھنٹے میں تو آپ 10 کلومیٹر کو سرچ کر سکتے ہیں، مگر آپ 9 گھنٹے یا 8 گھنٹے ایک ہی گھر میں بیٹھ کے اس دوران ان خواتین کو جس کے اندر مرد نہیں ہوئے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی پیشنٹ ہو سکتا ہے، اور وہاں پر جو سگنیچر زبردستی لی گئی، اب اس میں کیا چیزیں ہوں گی مشیر نامے نہیں دکھائے گئے کیونکہ ساری کابینہ وہاں پر موجود تھی، خواتین رکن جو اندر جانا چاہ رہی تھی ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی دوسرے کئی چیزوں سے، اتنا بڑا اگر ریڈ ہوگا تو ظاہری انسان ہے کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ نہیں تو دامڑ صاحب چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ریڈ ہو رہی ہے، ایک گھر ہے جہاں پہ تفتیش ہو رہی ہے تو باہر سے سارے لوگوں کو اندر جانے دیا جائے اور وہ بیٹھ کے وہ دیکھے ریڈ اندر سے، مطلب ریڈ ہوتی تو نہیں جانے دیتے اندر سر کہ لوگوں کو سب لوگوں کی بات نہیں تھی۔ آپ کے پاس اگر ماجسٹریٹ ہے، اگر آپ کے پاس لیڈیز پولیس ہے تو کسی کو کوئی چیز اگر وہ ایک فرد باہر آنا چاہے، آپ نے 9 گھنٹے میں سائن بھی لے لیے، آپ نے جو بدتمیزی کے تمام جو چیزیں تھی وہ کر لی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ماریا، حیدرآباد میں ایک دوست ہے میرے ابڑو صاحب، مطلب ظاہر ہے آپ چلتے پھرتے دوست بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں کہ ایک نیب کے افسر نے مجھے زبردستی کہا کہ سادے کاغذ پہ سائن کریں، انہوں نے مجھ سے سائن کی، اگر اس نے کہا نہیں کریں گے تو آپ جیل جائیں گے، اور ان کا نام وی آر والی لسٹ میں چلا گیا، وہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، چلو وہ عدالت میں چلے جائیں گے۔ میں شرجیل میمون کی مثال دے رہا ہوں، وہ تو پاکستان آئے تھے نا، وہ تو فیس کرنے آئے تھے کیسز کو، یہاں پر ضمانت کے باوجود کس طرح اسلام آباد میں ٹریٹ کیا گیا، اس کو کس طرح گرفتار کیا گیا۔ چلے آپ کے جو نیب سے تحفظات ہیں نا وہ آپ بہت ووکلی بات کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا یہ میں بات ماننے کو تیار ہوں کہ چلے شاید یہ دورے معیار پہ اگری کر لوں، ہاں دورے معیار والی بات پہ میں اگری کر سکتی ہوں، طریقہ کار جو ہے آف کورس یہ اس پہ تھوڑا سا کویسچنیبل ہے، لیکن ملک محمد احمد خان صاحب یہ وہی ڈیبیٹ بار بار آتی جی کہ جب وقت تھا ان قوانین کو فائن ٹیون کرنا تھا، انہیں بہتر بنانا تھا، گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو تھے آپ لوگوں نے لیجسلیشن کرنی تھی وہ نہیں کیے گئے، گولڈن اپرچونٹیز کئی مرتبہ جب آپ لوگوں کے پاس میجورٹی بھی موجود تھی، اپوزیشن بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار تھی، وہ نہیں کیے گئے۔ دیکھیں ماریا یہ درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک بڑی ناکامی ہے سابقہ حکومتوں کی، جس میں چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن اس کے کچھ فیکٹرز تھے۔ وہ فیکٹرز کیا تھے کہ یہ نیب لاز جنرل مشرف کے ٹائم پہ بنے اور یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز انہی نیب لاز کے تحت انویسٹیگیٹ ہو رہی تھیں، اور اگر یہ گورنمنٹس ان کو چینج کرنے کی بات کرتی تو اس کی پولیٹیکل انکریکٹنس پہ شور مچتا تھا۔ ہمارا لیونگ دیٹ اسائڈ، یہ جو اسپیکر صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور ان کے گھر پہ ریڈ کا معاملہ ہے، تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر اسپیکر صاحب کی گرفتاری مقصود تھی تو ان سے انہوں نے سوال نامہ بھیجا تھا، اور وہ انویسٹیگیشن کے لوپ میں تھے اسپیکر صاحب، اور اگر وہ کوپریٹ نہیں بھی کر رہے تھے تو پھر یہاں دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ نمبر 1 کہ جو ایکشنز آف دا نیب اتھارٹیز ہیں یہ پریڈکٹیبل ہونے چاہیے، اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کویسچنیئر بھیجا گیا تو فار گڈنس سیک اسپیکرز ریزیڈنس جو ہے وہ اسمبلی پریمیسز تصور کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے ریڈ وہاں پر کنڈکٹ کرنا یہ بہت بڑی کنٹیمپٹ ہے، اور اگر ان کو کچھ وہاں سے انفارمیشنز ریکوائرڈ تھیں تو اس کی اور میکنزمز ہیں۔ یہ ریڈز کر کے مطلب کیا حتمی طور پہ طے کر لیا گیا تھا یہ ایویڈنسز کی یہ اس طرح سے تلاش کرنی کہ وہ ریڈز کے ذریعے ملیں گے؟ یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے نا، ایز الیجڈلی وائٹ کالر کرائم کے پراپرٹیز بنائی ہیں۔ تو اگر نیب کے پاس یہ انویسٹیگیٹو سکلز نہیں ہیں اور انہوں نے روایتی انداز میں اس طرح سے ریڈز کرنے ہیں، تو پھر وہ روایتی باتیں بھی سامنے آئیں گی جو کہ ضروری ہیں، اور روایتی بات بڑی یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی اتھارٹی اسپیکر کے آفس سے فلو کرتی ہے۔ آغا سراج درانی ان پرسن کرپٹ ہوں گے، میری اس سے بحث نہیں، ان کے اوپر الزام ہے، ان کو جواب دینا چاہیے، لیکن اسپیکر کے آفس کی، اسپیکر کے ریزیڈنس کی، اسمبلی کی پریمیسز کی سینکٹیٹی کسی طرح ایروڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی شخصیت سے کوئی وہ جو بھی اگر اپنا جواب دے وہ خود کریں گے، اگر اسپیکر ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے تو پھر کوئی قانونی طریقہ کار تو ہوگا نا سر، صرف اس وجہ سے کہ وہ چونکہ اسپیکر ہے یہ عہدہ ان کے پاس موجود ہے تو ہم ان کو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ یہ نہیں، ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے، جی نہیں بالکل نہیں یہ کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نیب اگر یہ کمٹ کر سکتی ہے کہ نیب ریڈ کرے گی
तो नैब ऑफिशियल चैनल के जरिए स्पीकर को बेंड डाउन कर सकती है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? वो उनको जब लेटर्स लिख रही है और जब अगर वो नैब के चेयरमैन अगर ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही ये है कि स्पीकर को अरेस्ट करना है और उस अथॉरिटी को अरेस्ट कर लें जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, तो वही अगर अंडरमाइन हो जाएगी तो व्हाट टू टॉक ऑफ एल्स? ठीक है, ये चलें। बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तरीकेकार से आप क्विकली मलिका ऑफ कोर्स ये तमाम गिरफ्तारी कराची से क्यों नहीं हुई? सर जी ये एक लेदर डिबेट है। मैं इस वक्त इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाह रही हूँ इस बात को जी मलिका, बिकॉज लूप होल सारे जो है नजर आ रहे हैं हमें, और ऑफ कोर्स उनको ठीक करने में अगर इनिशिएटिव लेना है तो गवर्नमेंट नहीं लेना है, बिकॉज लेजिस्लेशन आप लोगों ने ही लेकर आनी है, जिसमें जो तब्दीलियां करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, आप लोगों ने ही करनी है। जी मारिया बिल्कुल, और हमारी देखिए जैसे इन्होंने पहले बताया कि ही एडमिटेड कि इनकी काफ़ी फॉल्ट है इनकी गवर्नमेंट की, कि बज़ाहिर इनके मुताबिक ये बहुत ड्रैकोनियन लॉ है और इसके अंदर अब्यूज़ ऑफ पावर की बहुत गुंजाइश है, तो फिर इस लॉ को इन्होंने चेंज नहीं किया डिस्पाइट हैविंग एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द लास्ट टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। तो पीटीआई की जो हुकूमत है, वी आर स्टिल टॉकिंग टू अपोजिशन, हमारी इनसे कुछ मीटिंग्स हुई थी ऑन दिस इशू, बट हुकूमत ने एक बैलेंस रखना है। वी हैव टू इंश्योर कि नैब का लॉ ऐसा हो कि वो ड्रैकोनियन ना हो, बट उसके अंदर अब्यूज ऑफ पावर की गुंजाइश भी ना हो। वी कैन नॉट मेक नैब एज अ टूथलेस बॉडी, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक पावरफुल तरीके से एक्ट कर सके, बिकॉज हमारा मंशूर है कि हमने करप्शन पाकिस्तान के अंदर खत्म करनी है। तो टॉप करप्शन एंटी करप्शन बॉडी को बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।